हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके स्टैटिक सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, इसमें हम लोग देखते हैं स्टैटिक जीके, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब हम लोग रेगुलर रहेंगे, तो बिल्कुल आज एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे स्टैटिक जी से बाय सालू मैम, सेट नंबर 12। और देखो, इसमें अब हम लोग कौन कौन सा प्रश्न को देखने वाले हैं, तो देखने वाले हैं शारदा एक्ट कब लाया गया, साथ ही वस्तु एवं सेवा कर किस संशोधन द्वारा लागू किया जाता है, साथ ही राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम किसने दिया है, साथ ही अकबर ने श्री कलम की उपाधि किसे दी थी, ओपेक की स्थापना कब हुई थी, साथ में प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इस तरह से बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस सेशन में। तो मिस, आप यहाँ आए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नंबर 12 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। शारदा एक्ट कब लाया गया था? शारदा एक्ट किस चीज से संबंधित है? तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में फुल डिटेल। आइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे और देखिएगा शारदा एक्ट के बारे में चर्चा किया गया। तो शारदा एक्ट कब लाया गया, किस चीज से संबंधित था, किसके द्वारा लाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे एग्जाम में बने भी हैं। शारदा एक्ट जो है आपका सबसे पहले तो विवाह से संबंधित था। विवाह के उम्र से संबंधित था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राचीन टाइम में क्या होता था, जब लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जाता था, जब शिक्षा व्यवस्था इतना ज्यादा पीक पर नहीं था, उस समय क्या होता था कि बच्चियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। बच्चियों की, लड़का का उम्र का कोई वैल्यू नहीं होता था, कितना भी उम्र का हो सकता है, लेकिन लड़की में क्या होता था कि छोटी छोटी लड़कियों का शादी ही एक बड़े बड़े उम्रदराज लोगों से कर दिया जाता था। तो ये चीज एक तरह का कुप्रथा था। होता क्या था कि छोटी सी बच्ची है और बहुत उम्र का लड़का है, या फिर हाँ वही वयस्क टाइप का होता था। तो जब तक वो लड़की यंग होती, वो लड़का बूढ़ा हो जाता था, मर जाता था। तो एक कुप्रथा बहुत सारा कुप्रथा को जन्म दे देता था। जैसे सबसे पहले तो कि बाल विवाह हो गया, ये बहुत गंदा कुप्रथा हो गया। दूसरा, बाल विवाह के बाद जब अगर उसका हस्बैंड मर जाता था उस लड़की का यंग होते होते, उसके बाद क्या होता था कि उस लड़की के साथ सती प्रथा का भी प्रयोग किया जाता था, जिसमें क्या होता था, जिंदा जला दिया जाता था। विधवा पुनर्विवाह पे बैन लगा हुआ था। तो इससे एक समुदाय ही बहुत नीचे चला जाता था। तो इसीलिए एक हर विलास शारदा नाम का एक आदमी था। किस नाम से? तो अजमेर, ठीक है, राजस्थान के अजमेर में एक हर विलास शारदा नाम का एक आदमी था। हर विलास शारदा, ठीक है, ये समाज सुधारक आदमी था। ठीक है, कौन था ये? तो ये था आपका समाज सुधारक। ठीक है, बहुत कोशिश किया समाज में गंदी गंदी प्रथाओं को, कुरीतियों को बंद करने का। उसी में से एक कौन सा आता है? तो ये आता है बाल विवाह। अब इन्होंने क्या किया? तो इनका बहुत भरपूर प्रयास रहा, लेकिन किसके द्वारा? तो एक नाम आप याद रखोगे, लॉर्ड इरविन। जिस समय भारत में क्या चल रहा था? ब्रिटिश सरकार चल रहा था, अंग्रेज का सरकार चल रहा था। लॉर्ड इरविन नाम का आदमी जो था, ये गवर्नर जनरल था भारत का, और इसी के द्वारा क्या हुआ था? शारदा एक्ट लाया गया था। दो तरीके से क्वेश्चन है, शारदा एक्ट किनके प्रयासों से आया? तो हर विलास शारदा के नाम से आया, उनके प्रयासों से आया। किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड इरविन के द्वारा लाया गया। कब लाया गया? तो ये लाया गया 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में क्या हुआ? तो शारदा एक्ट जो था ये क्या हुआ? तो ये हुआ पारित। ठीक है, लेकिन लागू कब से हुआ? तो लागू हुआ 1 अप्रैल 1930 को। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1930 को। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि लड़कियां जिनकी शादी हो रही है उनकी उम्र कम से कम तो 14 होनी ही चाहिए, उससे छोटी बच्चियों का शादी नहीं किया जाएगा। और बॉयज का उम्र क्या रखा गया? तो बॉयज का उम्र रखा गया 18 साल। मतलब कम से कम 14 साल की लड़की हो और कम से कम 18 साल का क्या हो? लड़का हो, तभी जाकर के क्या होगा? तभी शादी होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आइएगा यहाँ पे क्वेश्चन, शारदा एक्ट कब लाया गया? तो देखो 1929 में लाया गया और लागू कब हुआ? 1930 में। आप दोनों डेट याद रखना। एक चीज देखिएगा, ये तो 1930 में आया, तो क्या इससे पहले भी कभी शादी के लिए कोई कानून आया था शादी के उम्र के लिए? जी हाँ, आया था। एक और था जिसका नाम था एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एक और एक्ट आया था जिसका नाम था एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये क्या था? तो ये भी विवाह के उम्र से संबंधित था। विवाह के उम्र से रिलेटेड था। हुआ क्या था? कब आया था ये? तो ये आया था 1891 ईस्वी में। कब आया था?
1891 ईस्वी में। क्या हुआ था इस टाइम में? तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि 1890 ईस्वी में एक 10 साल की एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था फूलमणि, उसका विवाह कर दिया गया एक 32 वर्ष के बड़े आदमी हरि मोहन के साथ। क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी और वो 32 वर्ष का लड़का था, अंकल था, जो भी था, उसके साथ शादी होने के बाद उन दोनों के लाइफ में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आए, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि एट लास्ट उस लड़की की, उस बच्ची की मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि शादी के लिए एक कानून लाया गया और वो लड़की मात्र 10 साल की थी। इसमें यह कहा गया, एज ऑफ कंसेंट एक्ट में लड़की की उम्र का चर्चा किया गया और कहा कि 12 साल से कम बच्ची का शादी नहीं होगा, 12 वर्ष से कम बच्ची का शादी नहीं होगा। अगर आप शादी कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि लड़की का उम्र कितना होना चाहिए, तो 12 से एबव होना चाहिए। अब ये तो पुराना हो गया, क्या अभी भी उम्र के लिए कोई कानून व्यवस्था है क्या? जी हाँ है। जैसे देखिएगा, हिंदू अधिनियम 1955 के धारा 5 का क्लाउज 3 के अनुसार अभी जो उम्र है, अभी जो मिनिमम उम्र है वो इससे डिनोट होता है। किससे? तो हिंदू अधिनियम 1955 के धारा 5 का 3 के अनुसार क्या बोला गया? तो इसमें ये बोला गया है कि आज के टाइम में अगर आप शादी करते हो तो लड़की का मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए? 18 साल। और लड़का का मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 21 साल। इससे कम के लोगों का, इस उम्र से कम के बच्चों का क्या होगा? शादी नहीं हो सकता है, गैर कानूनी कहलाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 1929। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वस्तु एवं सेवा कर किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था? वस्तु एवं सेवा कर जो एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिएगा यहाँ पे जीएसटी जो एक प्रकार का क्या है? तो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले जो जीएसटी है ये कहाँ आया था? तो 1954 में फ्रांस, जो आप देश जानते हो, सबसे पहले जीएसटी यहीं आया था। भारत इस जीएसटी को लागू करने वाला कितने नंबर का देश बना? तो 161वें नंबर का देश कौन बना? भारत। और भारत में जीएसटी जिस मॉडल पर आधारित है, ये कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया कनाडाई मॉडल से। कनाडाई मॉडल मतलब जिस टाइप से कनाडा में जीएसटी है बस उसी टाइप से कहाँ है? तो अपने भारत में है। जैसे जीएसटी के बारे में देखिएगा, ये संशोधन विधेयक नंबर कितना था? तो विधेयक नंबर था 122वां। ठीक है, विधेयक नंबर कितना था? 122वां। लेकिन संशोधन नंबर कितना था? तो संशोधन नंबर था 101वां संशोधन। 101वां संशोधन मतलब आप समझ पा रहे हो क्या? मतलब ये हुआ कि मान लो कि संशोधन के लिए 122 विधेयक अभी तक कहाँ? तो संसद में पेश किया गया, लेकिन 122 नंबर तक विधेयक पेश किया गया, लेकिन संशोधन कितना तक हो पाया था? 101। खैर अभी तो 105 तक पहुंच गया है, लेकिन ये 101वां नंबर का था। जैसे देखिएगा और भी यहाँ पर अगर आपसे बात करते हैं जीएसटी को, चूंकि संशोधन किया गया, संविधान में जगह दिया गया, तो किसी न किसी आर्टिकल में ही जगह दिया गया होगा। और किस आर्टिकल में जगह दिया गया? तो 279 का ए में, 279 का ए में जीएसटी को जगह दिया गया। जैसे आइएगा, अगर आपसे बात करते हैं कि भारत में इस चीज का प्रावधान किस कमिटी के द्वारा रखा गया कि जीएसटी होना चाहिए, तो ये रखा था विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति। ठीक है, विजय केलकर समिति द्वारा कहा गया कि भाई जीएसटी टाइप का कुछ होना चाहिए। जैसे और भी देखिएगा, अगर बात करें जीएसटी में कितने स्लैब होते हैं, टैक्स स्लैब कितने हैं? तो 0% पे होता है, 5% पे होता है, 12%, 18% और एक हो जाएगा आपका लास्ट 28%। इतने टाइप्स का टैक्स लिया जाता है जीएसटी में। जैसे जीएसटी कितने प्रकार का होता है? तो कितने प्रकार तो नहीं कर सकते, इसमें अलग अलग कैटेगरी है। सीजीएसटी हो जाएगा, एसजीएसटी हो जाएगा, और क्या होगा? तो आईजीएसटी होगा, और होगा आपका यूटीजीएसटी। सीजीएसटी बताएगा सेंट्रल जीएसटी को, एस फॉर स्टेट हो गया, आई फॉर इंटीग्रेटेड हो गया, और यूटी हो गया यूनियन टेरिटरी हो गया। आपसे पूछेगा कि क्या कहीं जीएसटी संग्रहालय बनाया गया है? जीएसटी संग्रहालय, तो हाँ ये बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? गोवा में। और इसका नाम क्या रखा गया जीएसटी संग्रहालय का? तो इसका नाम रखा गया है क्या? धरोहर। क्या नाम रखा गया? धरोहर। जैसे जीएसटी परिषद में कितने मेंबर होते हैं? तो जीएसटी परिषद में होते हैं 33 मेंबर। ठीक है, कितने मेंबर होते हैं? 33। कैसे कैसे? तो देखिएगा 28 मेंबर तो आता है स्टेट से। 28 मेंबर कहाँ से आता है?
स्टेट से, स्टेट प्रत्येक स्टेट का वित्त मंत्री आ जाएगा इसमें, वो हो गया 28। और 3 यूटी से आता है, कहाँ कहाँ से, तो देखिएगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो जाएगा, पुदुचेरी हो जाएगा, और कहाँ से हो जाएगा, दिल्ली से। 3 ठो व्यक्ति जो है आपका जीएसटी परिषद में कहाँ से आता है, यूटी से। कौन होता होगा वो आदमी, तो उस राज्य का, उस यूटी का कौन मंत्री होता होगा, वित्त मंत्री। और 2 आदमी जो होता है आपका केंद्र सरकार से होता है, तो 2 आदमी केंद्र सरकार से कौन होगा, एक होगा वित्त मंत्री, एक होगा वित्त मंत्री, और एक होगा वित्त राज्य मंत्री। कौन होगा, वित्त राज्य मंत्री। एक होगा आपका वित्त मंत्री और एक होगा आपका वित्त राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री क्या है, ये मंत्रिमंडल वाले में पढ़ाए थे। आगे देखिएगा जोड़ के कितना हो गया, तो 28, 2 30 और 3 33। तो इस तरीके से हम लोग को पता चल गया कि जीएसटी परिषद में टोटल कितने मेंबर होते हैं, 33, है ना। जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है, जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है, ये कौन होता है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है वित्त मंत्री। और इस तरीके से अभी आपसे करता है क्वेश्चन कि अभी जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो हो जाएगा निर्मला सीतारमण। अगर आपसे बात करता है कि जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे, जीएसटी प्रारूप के, तो क्या हो जाएगा, असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता ये क्या थे, तो जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष थे। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देख लिए। यहाँ पे अब आइएगा, वस्तु एवं सेवा कर किस संशोधन द्वारा लागू किया गया, तो ये किया गया 101वां संशोधन द्वारा। कब लागू किया गया था, एक क्वेश्चन छूट गया इंपॉर्टेंट, तो लागू किया गया था आपका यहाँ पे देखिएगा 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। और इसीलिए 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी डे। ओके, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं आर्टिकल 79 के तहत हमारे भारत में क्या होगा, एक संसद होगा। आर्टिकल 80 के तहत क्या होगा, तो राज्यसभा होगा। और आर्टिकल 81 के तहत क्या होगा, तो एक लोकसभा होगा। जैसा बहुत बार हम लोग चर्चा किए हैं, आप एक वर्ड याद रखोगे, शर्ला। शर्ला में स डिनोट करता है किसको, तो ये डिनोट करता है संसद को। र किसको डिनोट करता है, र डिनोट करता है राज्यसभा को। और ल डिनोट करता है किसको, तो लोकसभा को, लोकसभा को, है ना। चलो ये तो डिनोट कर दिया। संसद का चर्चा कहाँ, तो आर्टिकल 79, राज्यसभा का तो 80 और लोकसभा का 81। अब हम लोग जानते हैं कि भाई कोई भी संसद है, ठीक है, कोई भी सदन है, कोई भी मीटिंग रूम है, कोई भी कॉन्फ्रेंस कॉल रूम है, तो वहां पे क्या होगा कि एक अध्यक्ष बैठेगा, तभी तो सबको बैलेंस करेगा। तो लोकसभा में जो अध्यक्ष बैठता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्पीकर। जबकि राज्यसभा में जो मेंबर बैठता है, जो अध्यक्ष बैठता है, वो क्या कहलाता है, सभापति। ठीक है, क्या कहलाता है, सभापति। अब क्वेश्चन यहाँ पे किया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, कौन होता है, तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। आपको याद रखना होगा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसी का मेंबर होता है, मतलब लोकसभा का ही मेंबर होता है। लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। वो कौन होता है, तो वो होता है उपराष्ट्रपति। तो आप बोलोगे कि भाई उपराष्ट्रपति अपना काम कैसे करेगा, जब राज्यसभा का सभापति करेगा। तो देखो क्या होता है, जैसे अगर आप पॉलिटी पढ़े होगे तो आपको पता है कि राष्ट्रपति के पास भी कोई खास काम नहीं होता है। जो मंत्रिमंडल और जो प्रधानमंत्री बताता है, राष्ट्रपति उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। तो जब राष्ट्रपति के पास कोई खास काम नहीं है तो उपराष्ट्रपति के पास क्या ही काम होगा, कुछ काम नहीं होगा, कोई खास काम नहीं होगा। उपराष्ट्रपति का काम यही होता है कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो, किसी भी वजह से त्यागपत्र दे दिया हो, महाभियोग लग गया हो, अनुपस्थित हो, बीमार पड़ गया हो, कुछ भी रीजन हो, जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होगा तो राष्ट्रपति का पद को कौन सुशोभित करेगा, तब करेगा उपराष्ट्रपति, तब आएगा उपराष्ट्रपति का काम। तो ऐसे तो उपराष्ट्रपति को बैठा के कोई सैलरी देगा नहीं, तो उससे क्या करवा लिया जाता है, उससे राज्यसभा का अध्यक्षता करवा लिया जाता है, सभापतित्व करवा लिया जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ, यहाँ पे बात हुआ है उपराष्ट्रपति का, हम लोग आते हैं उपराष्ट्रपति पर। उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया यूएसए से। ठीक है, आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है कि भारत का एक क्या होगा, तो राष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है, 63 में। आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, ये जो उपराष्ट्रपति होगा, ये क्या होगा, तो ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये चीज कहाँ मेंशन किया हुआ है, तो ये चीज मेंशन किया हुआ है आर्टिकल 64। एक जगह और भी किया हुआ है आर्टिकल 89 में।
आर्टिकल 89 और आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति ही जो है वो क्या होगा, तो वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। एक चीज और, आर्टिकल 65 में लिखा हुआ है कि जब प्रेसिडेंट अपने पद पर न हो तो राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति काम करेगा। उपराष्ट्रपति काम करेगा और उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। समझे यहाँ पर क्या बोला कि आर्टिकल 65 में लिखा हुआ है कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं हो तो राष्ट्रपति के पद पे कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति। और जैसे ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा उसी समय वो राज्यसभा के सभापति का काम नहीं करेगा उस समय से, ठीक है। कब तक, जब तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो भाई राज्यसभा का सभापति उस टाइम में कौन करेगा, तो राज्यसभा में एक उपसभापति भी होता है। किस लिए, तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करने लगेगा तो उस समय सभापति का सीट ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा, तो उस सीट पे काम कौन करेगा, उपसभापति, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट था। अभी बात करें कि अभी उपराष्ट्रपति कौन है भारत के, या फिर आप उसको दूसरे सेंटेंस में कह सकते हो कि अभी राज्यसभा के सभापति कौन है, तो यह है जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़। एक चीज और, अगर आपसे कभी सवाल करता है कि उपराष्ट्रपति को, पता होना चाहिए आपको, उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलता है वो उपराष्ट्रपति के लिए नहीं मिलता है, वो किसके लिए मिलता है, तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। किसको सैलरी, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। जो भारत का सर्वोच्च नहीं कह सकते हो, सेकंड सर्वोच्च, दूसरा सर्वोच्च पद किसका होता है, वो होता है उपराष्ट्रपति का, और सर्वोच्च किसका होता है, वो होता है राष्ट्रपति का, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिएगा, ऊर्जा के प्रवाह का 10% रूल किसने दिया, यहाँ पे रूल छूट गया है, 10% रूल, ठीक है, 10% नियम, ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम किसने दिया, तो ये तो आप शायद जानते भी होंगे कि रेमंड लिंडमैन, ठीक है। लिंडमैन ज्यादा लिखा हुआ मिलता है सब जगह, रेमंड लिंडमैन जो है ये किस चीज का रूल दिए, तो ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम दिए। इनका मतलब क्या हुआ, इनका ये कहना है कि जो ऊर्जा होता है ना, ये 100% दूसरे में नहीं जाता है। कितना जाता है, ओनली 10% जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज पृथ्वी पर जितना भी ऊर्जा बन रहा है, जितना भी ऊर्जा, इसका सबसे पहला सोर्स क्या है, तो वो हो जाएगा आपका सूर्य। जैसे हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, पेड़ पौधा से ले रहे हैं। पेड़ पौधा ऑक्सीजन कैसे बना पा रहा है, वो इसलिए बना पा रहा है क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, और वो प्रकाश संश्लेषण कैसे कर पा रहा है, क्योंकि उसको सूर्य का रोशनी मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर सूर्य का रोशनी नहीं होगा, पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, मतलब अपना भोजन नहीं बनाएगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हम लोग जी नहीं पाएंगे। तो जो ऊर्जा का सर्वोत्तम या फिर श्रेष्ठ रूप जो होता है, श्रेष्ठ क्या कह सकते हैं उसको, मतलब सर्वोच्च जो होता है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सूर्य। जैसे चलो हम लोग इस यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बना लिए सन, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं चलो पौधा, ठीक है, पौधा। उसके बाद बना लेते हैं हम लोग खरगोश, बकरी, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, खरगोश, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं आदमी, उसके बाद लिखते हैं शेर, और फिर लिखते हैं अपघटक। अपघटक में क्या हो सकता है, चील हो जाएगा, गिद्ध हो जाएगा। अब देखो ऐसा क्यों लिखे, सबसे पहले तो सूर्य से एनर्जी आएगा तो पौधा क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। पौधा रहेगा तो पौधा को कौन खा सकता है, खरगोश को कौन खा सकता है, आदमी खा सकता है ना। और उसके बाद फिर आदमी को कौन खा सकता है, शेर, और शेर को कौन खा के खत्म कर सकता है, चील किस चीज में आ जाएगा, अपघटक में आ जाएगा। पौधा किस चीज में आएगा, उत्पादक। पौधा क्या हो जाएगा, एक तरीके से उत्पादक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता, है ना। शेर भी द्वितीयक में आ जाएगा, और चील किस में आ जाएगा, तो चील आ जाएगा आपका अपघटक में। किसमें आ जाएगा, अपघटक में। अब चलो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कुछ और देखते हैं। जैसे मान लो कि सन से एनर्जी आया, सन से ऊर्जा आया, कितना आया, चलो हम लोग समझने के लिए मान लेते हैं कि 1,00,000 कैलोरी, ठीक है, 1,00,000 कैलोरी ऊर्जा किससे आया, तो ये आया आपका सूर्य से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग अभी क्या देखें कि किसी भी में भी अगर एनर्जी है तो 100% नहीं जाएगा, कितना जाएगा,
10% ही जाएगा, 90% उसी के पास रह जाएगा। जैसे अगर हम अपना एनर्जी किसी को दे रहे हैं तो ओनली 10% ही जाएगा, 90% किसके पास रहेगा, मेरे पास रहेगा, ताकि हम फिर से एनर्जी क्रिएट कर सके, बना सके। तो सूर्य का कितना परसेंट एनर्जी पौधा में जाएगा, तो ओनली 10% जाएगा। कितना जाएगा, 10%। देखो कितना जीरो खत्म हो गया, बचा 1 पे 4 जीरो, ठीक है, मतलब 10,000, इतना ही हुआ ना। हाँ, अब पौधा के पास मान लो कि इतना एनर्जी आया, पौधा के पास इतना एनर्जी कहाँ से आया, सूर्य से। अब जो पौधा एनर्जी क्रिएट करेगा, इसका 10% किसके पास जाएगा, तो ये जाएगा खरगोश के पास। तो खरगोश के पास कितना एनर्जी आ गया, 1000 कैलोरी एनर्जी आ गया, कैलोरी में मापते हैं। अब अगर आदमी इस खरगोश को खाता है तो खरगोश के पास 1000 कैलोरी ऊर्जा है, लेकिन आदमी के पास कितना आएगा, तो 1000 का 1000 नहीं आ जाएगा, कितना आएगा, ओनली 10% आएगा, ओनली 10%। और जब डबल जीरो हम खत्म किए तो कितना बचा, तो आदमी के पास ओनली 100 कैलोरी ऊर्जा आया। और जब इस आदमी को अगर ये शेर खा लेता है तो शेर के पास टोटल 100 कैलोरी ऊर्जा नहीं पहुंचेगा, कितना पहुंचेगा, तो जब हम इसको डिवाइड किए तो ओनली 10 कैलोरी ऊर्जा किसके पास पहुंचा, शेर के पास। और अगर ये शेर मर गया, इस शेर को अगर ये चील खाता है तो चील के पास कितना एनर्जी पहुंचेगा, तो इसका भी 10%, मतलब चील के पास कितना एनर्जी पहुंचा, ओनली 1%, 1 कैलोरी, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, यह पता होना चाहिए कि किसी से भी अगर ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है ओनली 10% होगा, ना कि 100% हो जाएगा, 90% उसी में रहेगा ताकि फिर से ऊर्जा बन सके। और इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि आप जितना सर्वाहारी रहोगे, जितना प्राथमिक उपभोक्ता रहोगे, आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलेगा। जैसे जैसे आप नॉन वेजिटेरियन होते जाते हो, जैसे जैसे आप घटक होते जाते हो, आपको क्या होता है, एनर्जी कम मिलता है, विटामिन प्रोटीन कम मिलने लगता है, ठीक है। और ये रूल किसके द्वारा दिया गया था, तो रेमंड लिंडमैन के द्वारा दिया गया था, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं अकबर जो है आपका एक मुगल बादशाह था, है ना। अकबर क्या था, तो ये मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह, ठीक है, जो कब से कब तक शासन किया था, तो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक, ठीक है। अकबर का जो पहला युद्ध था ये कब हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच एक युद्ध हुआ था 1556 में, जिसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, तो पानीपत के सेकेंड युद्ध के नाम से। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 56 में तो ये हुआ था, इसमें अकबर बहुत छोटा था, और इसमें अकबर का नाम आता है, मेनली लड़ा कौन था, तो लड़ा था इसका संरक्षक बैरम खां। कौन लड़ा था, बैरम खां। अब देखिएगा इसमें जीता कौन था, तो अकबर ही जीता था, इनडायरेक्टली अकबर जीता था। हेमू क्या हुआ था, तो हेमू हार गया था। इसके लाइफ का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था जो हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कब हुआ था, 1576 में। और इस युद्ध को क्या कहा जाता है, तो हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, ठीक है। ये युद्ध अनिर्णायक रहा था, निर्णायक नहीं हुआ था युद्ध, कोई किसी का भी जीत और हार नहीं हो पाया था इस युद्ध में, अनिर्णायक रहा था। तीसरा आप एक चीज और याद रखना, वैसे तो बहुत सारा युद्ध लड़ा था, बहुत एरिया अपना विस्तार किया था, लेकिन आप याद रखना अकबर के लाइफ का लास्ट युद्ध कौन सा था, तो 1601 में एक असीरगढ़ का युद्ध हुआ था। असीरगढ़ का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो अकबर वर्सेज एक खान देश नाम का जगह था, ठीक है। खान देश के शासक नाम क्या था इसका, मीरन बहादुर के बीच में हुआ था अकबर और किसका, असीरगढ़ का युद्ध हुआ था अकबर और खानदेश के शासक मीरन बहादुर के बीच। लेकिन आप याद रखना लास्ट युद्ध करने का मतलब ये नहीं है कि इसमें मर गया था। अकबर मरा था कब, 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी, और वो भी कैसे हुई थी, तो बीमारी से हुई थी, ठीक है। इसने दिन ए इलाही धर्म चलाया था, दिन ए इलाही धर्म चलाया, दास प्रथा को खत्म किया, तीर्थ यात्रा टैक्स को खत्म किया, को क्या किया, तो ये खत्म किया, है ना। इबादत खाना की स्थापना करवाई, इबादत खाना की स्थापना करवाई, कौन करवाया, तो अकबर करवाया,
ठीक है। ये देखो खुद ये पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को अपने पास में रखता था। सोचो कितना बुद्धिमान था, खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के बीच रहता था। मुसलमान था, लेकिन सारे धर्म के लोगों के बीच रहता था। एक इबादत खाना बनाया था और वहां पे सारे धर्म के गुरुओं को बुलाता था, पंडित को बुलाता था, मौलवी को बुलाता था, जैन धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले, सभी लोगों को बुलाता था और सबसे डिस्कस करता था कि किसके धर्म में कौन सा अच्छा चीज है, और सबको फॉलो करता था। वो सारे धर्म को फॉलो करता था। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जैसे एक जैन धर्म का आचार्य था, जैन धर्म के आचार्य थे, भिक्षु थे, जिनका नाम क्या था? हरि विजय सूरी। क्या नाम था? हरि विजय सूरी। इनको एक उपाधि दिया था, और कौन सा उपाधि दिया था? तो जगत गुरु का उपाधि किसको दिया था? तो ये दिया था हरि विजय सूरी को, है ना। इसके समय में बहुत सारे चित्रकार थे। वैसे देखो चित्रकारी शुरू हुआ था हुमायूं के टाइम में, पीक पे पहुंचा था जहांगीर के टाइम में, लेकिन इसके टाइम में भी बहुत सारे चित्रकार था, जैसे दसवंत, ठीक है, दसवंत और बसावन नाम का, ठीक है, चित्रकार था। वो किसके टाइम में था? वो इसी के टाइम में था। किसके टाइम में? अकबर के टाइम में। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा? अकबर ने सिरी कलम की उपाधि किसे दी? तो सिरी कलम की उपाधि दिया था अब्दुस सम्मद को। किसको? अब्दुस सम्मद को। एक और का उपाधि आता है जड़ी कलम, ठीक है, एक और उपाधि आता है जड़ी कलम। जड़ी कलम का उपाधि किसने दिया था? तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। जड़ी कलम की उपाधि किसे दिया था? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। इसका कोई बायोग्राफी था? ऑटोबायोग्राफी तो नहीं होता क्योंकि ये खुद पढ़ा लिखा था नहीं, तो इसका एक बायोग्राफी था, ठीक है, इसका एक बायोग्राफी था जिसका नाम क्या था? बायोग्राफी था, और इसका नाम था अकबरनामा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है आपसे, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि आईने अकबरी किसने लिखा है? आईने अकबरी किसने लिखा है? तो देखो आईने अकबरी क्या है ना, आईने अकबरी चैप्टर है किस बुक का? अकबरनामा का, ठीक है। आईने अकबरी जो है एक चैप्टर है किस बुक का? तो अकबरनामा का। तो जाहिर सी बात है कि जब अकबरनामा का लेखक अबुल फजल है, तो आईने अकबरी का भी लेखक कौन हो जाएगा? अबुल फजल ही होगा, है ना। चलो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा क्या बोल रहा है। ओपेक की स्थापना कब की गई? ओपेक क्या फुल फॉर्म होगा इसका? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, COUNTRIES। क्या हो गया यहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब ऐसा कंट्री का कुछ ग्रुप जो पेट्रोलियम का क्या करता है? निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि ओपेक की स्थापना कब हुई? तो ओपेक की स्थापना हुई 1960 में। कब हुआ इसका स्थापना? 1960 में। कहाँ हुआ था स्थापना? तो स्थापना हुआ था इराक की राजधानी कहाँ? बगदाद में। इराक की राजधानी बगदाद में क्या हुआ? इसका स्थापना हुआ। और देखिएगा यहाँ पे, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है वियना। और वियना है कहाँ? तो एक आपका ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, यूरोप में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में क्या है? तो इसका मुख्यालय है। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसके 26 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में है कितना? 13, ठीक है। जैसे पेट्रोल आया है तो आप एक चीज और याद रखना, पेट्रोल, ठीक है, जो पेट्रोल होता है और एक होता है आपका क्या? डीजल, भारी वाहन के लिए। पेट्रोल का जो आपका पेट्रोल का क्वालिटी कैसा है, ये किसमें पता चलता है? तो ये पता चलता है ऑक्टेन संख्या के द्वारा। और डीजल का क्वालिटी तो ये पता चलता है सीटेन संख्या के द्वारा डीजल का क्वालिटी पता चलता है। और पेट्रोल के बारे में किससे पता चलता है? तो ये पता चलता है ऑक्टेन के द्वारा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन, तो देखो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन ये किस लिए होता है? तो बॉडी डेवलपमेंट के लिए, बॉडी डेवलपमेंट के लिए प्रयोग किस चीज का होता है? तो प्रोटीन का, ठीक है। हमारे बॉडी का लगभग 15 से 20% भाग किससे बनता है? तो ये बनता है प्रोटीन से। प्रोटीन किस चीज से बना होता है?
प्रोटीन खुद किस चीज से बना होता है? तो प्रोटीन बनता है 20 एमिनो एसिड से। 20 एमिनो एसिड जब मिलता है तो क्या बनाता है? एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाता है। एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल जब 20 एमिनो एसिड जुड़ेगा तो एक प्रोटीन बनाएगा। आपसे करेगा कि 20 एमिनो कहाँ से आता है? तो कहीं कहीं आप 11 पढ़ोगे, कहीं कहीं 10 भी पढ़ोगे, कहीं कहीं 11 पढ़ोगे, कहीं कहीं 10 भी पढ़ोगे कि चलो एक ही डेटा रखते हैं हम लोग, 11 पे ही आते हैं। ठीक है, लगभग 11 जो होता है आपका एमिनो एसिड, ठीक है, लगभग 11 एमिनो एसिड जो होता है ये खुद हमारे बॉडी में बनता है। ठीक है, 11 एमिनो एसिड जो होता है ये खुद हमारे बॉडी में बनता है, बॉडी में बनता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको 10 भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, और 9 जो होता है हम लोग को कहाँ से खाना पड़ता है? बाहर से, बाहर से खाना पड़ता है। तो जाकर के क्या बन जाएगा? तो ये बनेगा आपका 20 एमिनो एसिड, और 20 एमिनो एसिड बनेगा तो क्या बना लेगा? एक प्रोटीन बना लेगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, देखो अब अगर यहाँ पे 11 रखेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10 रखेंगे तो यहाँ पे भी 10 हो जाएगा। अब वो अंडरस्टूड वाला बात है। आगे आइएगा, आगे हम लोग देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन किस किस एलिमेंट से मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन के बारे में एक चीज ये भी कहा जाता है कि यह जटिल जटिल कार्बनिक यौगिक है। जटिल कार्बनिक यौगिक है। जटिल मतलब नहीं लग रहा कि कुछ थोड़ा हार्ड सा होगा, मतलब जो प्रोटीन होता है इसको पचने में टाइम लगता है, इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। ज्यादा प्रोटीन खाने से क्या होता है? बहुत तरीके की बीमारी होता है, गठिया वगैरह हो जाता है, जो यूरिक एसिड जाके हड्डी में जम जाता है, वो सब क्या होता है? ज्यादा प्रोटीन लेने से भी होता है। जटिल बोल रहा है मतलब काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, और कार्बनिक बोल रहा है इट मींस कि यहाँ पे कार्बन भी होगा। कौन कौन सा एलिमेंट होता है प्रोटीन में? तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और क्या होता है? और होता है आपका ऑक्सीजन होता है, और होता है आपका नाइट्रोजन। तो देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपको हर जगह मिल जाएगा। जैसे हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो भी एट लास्ट वो जाके या तो ग्लूकोज ही बनेगा ना, या तो आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे, या तो आप फैट खाओगे, या तो आप क्या खाओगे? तो आप प्रोटीन खाओगे। इससे ज्यादा क्या ही खाओगे? आप यही सब खाते हो ना। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो उसमें क्या होता है? C6H12O6। देखो क्या क्या आया? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। किसमें आया? कार्बोहाइड्रेट में। फैट में भी यही होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि प्रोटीन में क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, जब आप 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो तो आपको कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है? 4.2 कैलोरी। 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, और इतना ही किससे मिलता है? तो इतना ही मिलता है आपका कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से भी क्या होता है? तो इतना ही ऊर्जा मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया था बर्जेलियस साहब ने। जे बर्जेलियस, यही है ना? जे बर्जेलियस के द्वारा प्रोटीन शब्द के बारे में सबसे पहले पता लगाया गया और काफी एक्सप्लेनेशन दिया गया। जैसे इसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से 2 बीमारी का बहुत ज्यादा चर्चा होता है। एक होता है आपका क्वाशियोर्कर, और एक होता है आपका मरासमस। ठीक है, एक होता है क्वाशियोर्कर और एक होता है आपका मरासमस। जो क्वाशियोर्कर वगैरह होता है मेनली बच्चों में दिखने के लिए मिलता है, और प्रोटीन की जो मात्रा है ना ये मेनली बच्चों को ही ज्यादा देनी चाहिए, बच्चों को और बूढ़ों को, क्योंकि देखो ये काम क्या कर रहा है? बॉडी डेवलपमेंट का, बॉडी के वृद्धि का, बॉडी के ग्रोथ का। तो हम लोग का बॉडी जितना बनना था बन चुका है, लेकिन बच्चों का बॉडी जो होता है वो किस वे में होता है, किस पाथ में होता है? तो डेवलपमेंट के पाथ में होता है। तो उनको प्रोटीन देना जरूरी होता है। अगर आप बच्चों को प्रोटीन नहीं दोगे तो बच्चा का बॉडी डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा, और जब बच्चों को प्रोटीन सही से नहीं मिलता है तो उनमें क्वाशियोर्कर नामक बीमारी हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? तो इसमें होता है हाथ और पैर जो होता है यह पतला हो जाता है, और पेट जो होता है यह बाहर निकल जाता है। ठीक है, पेट जो होता है आपका बाहर निकल जाता है। मरासमस के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है? मांसपेशी ढीली हो जाती है, मांसपेशी ढीली हो जाती है। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। गैलीलियो का नियम किसे कहा जाता है? गैलीलियो का नियम, जैसे आप नाम सुने होंगे न्यूटन साहब का, कहाँ के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के, ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन्होंने 2-3 नियम दिया, जैसे एक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो ये भी दिया था कौन? न्यूटन। जैसे गति का नियम, गति का नियम ये भी कौन दिया? ये भी कौन दिया था? ये भी दिया था आपका न्यूटन ने। ठीक है, गति के नियम का चर्चा इन्होंने पहली बार कहाँ किया? तो 1687 ईस्वी में एक बुक आया था, उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। ठीक है, इस बुक में इन्होंने गति के 3 नियम का चर्चा किया था, और मेनली गति के कितने नियम होते हैं? तो गति का 3 नियम ही होता है। गति के कितने नियम होते हैं? गति का 3 नियम ही होता है। ठीक है, कौन कौन सा नियम? तो न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, और न्यूटन का तीसरा नियम।
न्यूटन के प्रथम नियम से क्या पता चलता है? तो बल की परिभाषा, बल की परिभाषा, ठीक है। न्यूटन का दूसरा नियम से क्या होता है? तो बल का सूत्र, बल का सूत्र कहां से मिलता है? तो न्यूटन के दूसरे नियम से। और सूत्र क्या होता है? तो F बराबर ma, F बराबर क्या होता है? ma, मास गुने एक्सेलरेशन, त्वरण, है ना। और न्यूटन का तीसरा नियम तो ये बताता है कि क्रिया के बराबर क्या होता है? तो क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होता है। क्रिया के बराबर क्या होता है? तो क्रिया के बराबर होता है प्रतिक्रिया। अब मेरे से क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा कि गैलीलियो का नियम किसे कहा जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को ही क्या कहा जाता है? गैलीलियो का नियम। कौन सा नियम? गैलीलियो का नियम। साथ ही इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम क्या हो गया कि कोई भी चीज जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई और बल लगा करके उसका मोशन चेंज ना किया जाए। वही क्या होता है? जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम और न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आते हैं हम लोग 9 पर। जैसे देखिएगा, चेरनोबिल घटना कहाँ हुई थी? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चेरनोबिल घटना कहाँ हुई थी? तो देखो, चेरनोबिल घटना एक यूनियन कार्बाइड नामक एक प्लांट में हुआ था, एक फैक्ट्री में हुआ था, जो अब तक का सबसे भयानक दुर्घटना रहा था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 अप्रैल। ठीक है, कब हुआ था? 26 अप्रैल 1986 को। 26 अप्रैल 1986 को। इस समय क्या था? तो इस समय रसिया नहीं था, सोवियत संघ ही था। इस समय हम लोग जानते हैं कि विघटन नहीं हुआ था, रसिया ही था। ठीक है, और रसिया का एक शहर था जिसका नाम क्या था? यूक्रेन। और यूक्रेन का एक शहर था जिसका नाम था चेरनोबिल। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो यूक्रेन के चेरनोबिल नामक जगह पर। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो यूक्रेन में। बात करें यूक्रेन के बारे में तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? की, जो अभी बहुत चर्चा में, अभी क्या पिछले 2 साल से चर्चा में रहा है रसिया और यूक्रेन को लेकर के, जो वॉर की वजह से बहुत ज्यादा चर्चित में रहा था और काफी पीछे भी चला गया अब यूक्रेन उस वॉर की वजह से। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे अगर बात हुआ है कोई भी कंपनी का, ठीक है, तो हम लोग एक और नाम याद रखेंगे जो 3 दिसंबर को हुआ था 1984 में। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो अपने भोपाल में हुआ था, जिसको नाम क्या दिया जाता है? भोपाल गैस त्रासदी। ये भी एक तरह का कंपनी में हुआ ही घटना था और ये भी कंपनी में ही हुआ घटना था, आप याद रखोगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिएगा, जोवाई, सुकड़ी तथा जोजाड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जोवाई, सुकड़ी तथा जोजाड़ी किसकी सहायक नदी है? तो ये है लूनी नदी की सहायक नदी। किसकी? तो लूनी नदी की सहायक नदी। लूनी नदी निकलती कहाँ से? तो अरावली पर्वत के, देखिएगा यहाँ पर, अरावली पर्वत के पुष्कर घाटी से निकलती है। पुष्कर घाटी से निकलकर गुजरात के कच्छ के रण में क्या हो जाती है? तो विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? तो लूनी नदी। बात करें लूनी नदी के बारे में तो यहाँ पर 2 ठो बांध है, जिसका नाम क्या है? तो दंतीवाड़ा बांध। ठीक है, क्या नाम है? दंतीवाड़ा बांध तथा सिंपू बांध। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये है लूनी नदी पर बसा हुआ या फिर बना हुआ कौन सा नाम बांध है? तो ये हो जाएगा आपका दंतीवाड़ा बांध तथा सिंपू बांध। जैसे देखिएगा यहाँ पे नदी का नाम क्या क्या है? जोवाई, सुकड़ी तथा जोजाड़ी, ये सारी सहायक नदियां हैं। सहायक नदी किसको कहा जाता है? जैसे देखो, ये मेन नदी बह रही है, ठीक है, इतनी मोटी से बह रही है। इसमें क्या होगा कि कोई नदी इधर से आके मिल गई, कोई नदी इधर से आके मिल गई, तो यही क्या हो गया इसका? सहायक नदी। ठीक है, तो आप याद रखो कि जोवाई, सुकड़ी तथा जोजाड़ी किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा लूनी नदी की। जैसे देखिएगा, सुकड़ी नदी पे भी एक बांध बनाया गया है, एग्जाम में पूछा हुआ है, बांकली बांध। ठीक है, बांकली बांध जो है आपका किस नदी पे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है लूनी नदी की सहायक नदी सुकरी नदी पे बना हुआ है। कौन सा बांध? बांकली बांध। जबकि दंतीवाड़ा तथा सिप्पू बांध पूछे तो ये कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ है लूनी नदी पे, जो राजस्थान की पुष्कर घाटी से अरावली पर्वत के होते हुए बहती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।